Hello students and welcome to this new lecture where we'll see our chapter number 30 essay writing जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है देख लीजिए। चैप्टर नंबर 30 है essay writing आपके स्क्रीन के ऊपर। वो हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज एन essay और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से essay इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसके भी हम बात करने वाले हैं आज। Essay is a written composition that presents the writer's opinion, gives information on any subject or details of a narrative or a description। ऐसे एक रिटन कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब लिटरेचर होता है जो राइटर का ओपिनियन लिखने के लिए यूज होता है, किसी सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है, नैरेटिव देने के लिए, स्टोरी वोरी बताने के लिए या डिस्क्रिप्शन देने के लिए ऐसे यूज किए जाते हैं। उसके अंदर कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं जो टॉपिक के रिलेटेड होते हैं। ऐसे कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे देखिए नंबर 1 एनालिटिकल ऐसे। It analyzes the topic by exploring various aspects and examining the relationship between all these aspects। तो वो क्या करता है बेटा, एनालिटिकल ऐसे एक टाइप का ऐसे होता है जिसमें सारे जो टॉपिक दिया हो आपको, ठीक है, वो टॉपिक दिया है उसका पूरे इर्द गिर्द घूम के पूरा एनालिसिस करते हैं आप, ठीक है, और सब्जेक्ट्स के बीच में, एस्पेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल भी देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले टेक्निक्स देखते हैं, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग एन एनालिटिकल ऐसे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, और फिर नीचे वाले पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दीजिए, आइडिया को एक्सपांड कीजिए, एग्जांपल्स दीजिए। पॉइंट नंबर 3 कई सारे मेन आइडिया के एस्पेक्ट्स जो हैं उसको सेंटर में लेके डिस्कशन करिए, उसका इंपॉर्टेंस बताइए, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और पॉइंट नंबर 4 एक प्रॉपर कंक्लूजन दीजिए, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट लाइफ जो आपके ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे उसके बारे में हम बात करेंगे। A student's life is considered to be the happiest part of an individual's life। तो वैसे ही जैसे हम मेन आइडिया लिखने वाले हैं, स्टूडेंट लाइफ का मेन आइडिया है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ हैप्पीएस्ट पार्ट है इंडिविजुअल लाइफ का। वो समय में ड्यूरिंग दिस पीरियड एन इंडिविजुअल स्पेंड्स अ केयर फ्री टाइम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द वरीज एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये समय में एक इंडिविजुअल एकदम टेंशन बिना टाइम बिताता है, जो दुनिया की चिंता और दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं होता है। ये समय ऐसा होता है, इट इज अ टाइम व्हेन वन प्रिपेयर्स फॉर हिज फ्यूचर, देयरफॉर इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पे अब देखिए धीरे धीरे वो आइडिया के इर्द गिर्द घूमेगा ये ऐसे, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ के भाई ये जो समय है, ये समय स्टूडेंट लाइफ का जो समय है वो फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ये समय में काम करते हैं स्टूडेंट्स, वो उनके पूरी जिंदगी इफेक्ट होती हैं उससे। अब देखिए कैसे क्या करना है ये हमको बताएंगे। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स मस्ट मेक श्योर दैट दे डोंट वेस्ट टाइम एंड इंस्टेड यूटिलाइज इट बाय कल्टिवेटिंग हेल्दी हैबिट्स लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स और बाय पार्टिसिपेटिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। स्टूडेंट्स श्योर होने चाहिए, ठीक है, कि भाई वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करे और उनका जो टाइम है वो अच्छी हैबिट्स में लगाए, जैसे रीडिंग बुक्स हैं, स्पोर्ट्स खेलना है, क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जैसे म्यूजिक, डांस और आर्ट, उसके अंदर वो टाइम पास करे, अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करे अपना। दिस पीरियड एक्ट्स एज अ बेस ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल कैन गिव शेप टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ। तो ये जो समय है, ठीक है, ये समय आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, शेप करता है आपके फ्यूचर को। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया है हमको, फॉर एग्जाम्पल if someone wants to be a doctor, he should gather knowledge either from his family members, teachers or perhaps real doctors regarding the skills required to be a doctor। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो सारी नॉलेज वो इकट्ठा करे, जांच पड़ताल करे भाई कि डॉक्टर बनने में लगता क्या है, क्या करना होता है, उनके फैमिली मेंबर से, उनके टीचर से या रियल डॉक्टर से ये स्किल्स सीखें। This would give him an idea about what it takes to be a doctor and whether he has those qualities in him or not। है, तो ये जो है वो उसको एक आइडिया देगा। अगर वो सब पूछेंगे, वो सारी चीजों को जानने के लिए आप पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, और वो क्वालिटीज जो डॉक्टर बनने के लिए होनी चाहिए वो आप में है कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन हैज अ वीक हार्ट एंड कैन नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड,
विल इट बी पॉसिबल फॉर हिम टू स्टडी मेडिकल साइंस? एक एग्जाम्पल भी हमको दिया है कि भाई किसी का एक वीक हार्ट है? दिल जो है वो कमजोर है और वो खून नहीं देख सकता है, कैन नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, खून नहीं देख सकता, तो क्या पॉसिबल होगा उसको मेडिकल साइंस पढ़ना? नहीं होगा ना। हैंस सच रिसर्च शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ के समय ऐसी रिसर्च कैरी आउट होनी चाहिए। ये ऐसे मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए क्या लिखना है उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करें, मॉडर्न एज, इन द मॉडर्न एज वेयर एवरीथिंग फ्रॉम ईटेबल्स टू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस एट अ क्लिक ऑफ अ माउस और इज जस्ट अ फोन कॉल अवे, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू बी लेथार्जिक एंड लेजी। तो ये मॉडर्न समय में, मॉडर्न एज में हर चीज, खाने की हर चीज से इंफॉर्मेशन की हर चीज हमको अवेलेबल है एक माउस के क्लिक के ऊपर। क्लिक ऑफ माउस मतलब कंप्यूटर से, इंटरनेट से, ठीक है, या फोन से हर चीज आप मंगा सकते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं। तो हमेशा एक टेंडेंसी रहती है बेटा, टेंडेंसी मतलब एक कंटिजेंसी रहती है, एक पॉइंट रहता है कि आप हो जाएंगे लेथार्जिक या लेजी। We tend to be happy about the present and do not prepare ourselves for the future struggle. तो हम आज के लिए हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया, लेकिन हम फ्यूचर का जो स्ट्रगल हमको करना होता है उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स माइट थिंक दैट जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स whatever they want in life would be easily available. स्टूडेंट शायद ऐसा ही सोचेंगे कि जैसे ये सब इजीली अवेलेबल है हमारे लिए, इजीली सब कुछ मिल जाता है, वैसे ही जिंदगी के अंदर सब कुछ इजीली मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट मैनी कैन नॉट हैंडल द प्रेशर व्हेन दे फेस रियल लाइफ सिचुएशन। कई लोग तो रियल लाइफ सिचुएशन, अगर जिंदगी में सही में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहां पे आपको काम करना है, जहां पे आपको स्ट्रगल करना है, तो ये सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। For this, parents can help children and make them realize that everything is not easily available and one has to struggle to achieve certain things in life. तो इस वजह से पेरेंट्स जो है उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर चीज अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल हर चीज नहीं होती है, ठीक है। सर्टन थिंग्स, कई चीजों के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है, यह आपको सिखाना पड़ेगा। Today there are many temptations that can divert a student from his goal. आज बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट को अपने गोल से, उन्होंने जो चूज किया है, उनको जो बनना है उससे डाइवर्ट कर रही हैं। However, proper discipline can ensure that one does not lose his way. तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है भाई, आपका टाइम प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, आपका काम प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, कि वो अपना रास्ता भटक ना जाए, ठीक है। Parents too play a major role in helping their child utilize his student life well. भाई पेरेंट्स का भी रोल बड़ा होता है, ठीक है, अपने चिल्ड्रन के जिंदगी के अंदर वो कैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ को प्रॉपरली यूज कर सके, प्रॉपरली बना सके, कैसे वो पढ़ सके। दे नीड टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट लाइफ विद द चाइल्ड सो दैट ही इज अवेयर ऑफ व्हाट लाइज अहेड ऑफ हिम। तो उनके खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो उनको बताने चाहिए। पेरेंट्स के खुद के एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने क्या किया था, कैसे पढ़ा था, क्या अचीव किया था उन्होंने, ये सारी चीजों को बताना चाहिए अपने बच्चों को, ठीक है, जिससे उनको पता चले कि भाई आगे क्या है, मुझे आगे क्या करना है। इन दिस वे he will be prepared to face the challenges of student life and emerge victorious। तो इस वे में, इस रास्ते से या इस तरीके से वो जान पाएंगी कि स्टूडेंट लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे फेस करना है और इसमें से कैसे जीत के बाहर आना है। ये है हमारा ऐसे स्टूडेंट लाइफ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक दो और एसेज हम करने वाले हैं, दो या एक, दो एसेज करने वाले हैं हम। ये तीन में से ऐसे आएंगे, ठीक है, कंपलसरी, ठीक है, चलिए ओके। और एक टाइप है भाई नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे क्या होता है, जो पहले हुई हुई चीज होती है, ठीक है, पहले जो हुआ था उसके बारे में हमको बताते हैं। कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। जैसे देखिए ये है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, ठीक है, चलिए देखते हैं।
अनफॉरगेटेबल मतलब क्या, जो भूल नहीं सकते, मोमेंट मतलब पल, एक नहीं भूल सकते ऐसा पल, ठीक है। ये जो बात होगी वो अर्लियर की बात होगी, पहले की बात होगी। It was December 2011 and it was my winter vacation. Like every other year, we went on a long tour, but this time our destination was Darjeeling. तो ये दिसंबर 2011 की बात है भाई, और मेरा विंटर वैकेशन चल रहा था। हर एक साल की तरह हम भी आज अब ये लॉन्ग टूर पे निकले हैं, और हमारा डेस्टिनेशन था दार्जिलिंग। भाई दार्जिलिंग जा रहे थे। We boarded the train from हावड़ा स्टेशन and reached सिलीगुड़ी on time. हमने ट्रेन ली हावड़ा स्टेशन से और सिलीगुड़ी पहुंचे। सिलीगुड़ी कहाँ है पता है? जो हमारे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है ना, उसमें एक बहुत पतली लाइन है भूटान के नीचे, वहां पे सिलीगुड़ी आता है। Though it was my first journey to Darjeeling, it was not so for my parents and even for my cousins who accompanied us. तो ये हमारा मेरा तो फर्स्ट जर्नी था दार्जिलिंग में, लेकिन मेरे पेरेंट्स का नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे कजिन्स का भी ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे साथ थे। मतलब पेरेंट्स और कजिन शायद वापस आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। Hence they were not as excited as I was. तो वो इतने एक्साइटेड नहीं थे जितना एक्साइटेड मैं था। In fact, they were more excited about the family function that we had to attend at Siliguri. तो वो फैमिली फंक्शन जो सिलीगुड़ी में था वो अटेंड करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे वो, ठीक है। वी रीच ग्रैंडफादर्स प्लेस ऑन द डे ऑफ माय आंट्स मैरिज। तो हम ग्रैंडफादर के घर गए, ठीक है, दादाजी के घर गए उस दिन जब आंटी की मैरिज थी। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी वहां पे। My cousins and my mother were disappointed because their gorgeous attire had to be covered by heavy woolen cardigans. मेरे कजिन्स और मेरी मदर जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हो गई, उदास हो गई, क्योंकि उनके बढ़िया बढ़िया जो कपड़े थे, ठीक है, वो अब हैवी वुलन कपड़ों से ढक जाने वाले थे। आई वॉज हैप्पी बिकॉज वंस द वेडिंग वॉज ओवर वी वुड बी ऑन आवर वे टू दार्जिलिंग द नेक्स्ट डे। मैं बहुत खुश था कि भाई जैसे ये वेडिंग खत्म होगा तो हम दार्जिलिंग जाएंगे दूसरे दिन। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, अनयूजुअल फॉर अ मॉर्निंग इन दिसंबर। एकदम ब्राइट और सनी मॉर्निंग थी, दिसंबर में ऐसी मॉर्निंग्स नहीं होती हैं। We got ready and hopped into the jeep waiting at the gate. जीप में बैठे हम। As we began our ride, a cold wind started blowing and though the wind really pinched, I did not mind. तो जैसे हमने राइड करना शुरू किया तो एक कोल्ड विंड ब्लो हुई, ठंडी हवा आई, ठीक है, और वो सही में चुभ रही थी, लेकिन ठीक है मैंने कोई माइंड नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Our jeep went up to the mountains and then took several turns. जीप जो है वो माउंटेन्स पे चढ़ने लगी, ऊपर जाने लगी, और कई सारे टर्न्स लिए उसने। द टेम्परेचर डिप्ड मोर एंड मोर एज वी वेंट अप एंड वी स्नगल्ड क्लोज टू ईच अदर फॉर वार्मथ। टेम्परेचर और ठंडा हो रहा था, और ठंडा हो रहा था, और हम सब एक दूसरे से लिपट गए थे भाई गर्मी के लिए। द व्यू आउटसाइड वॉज मार्वलस, व्यू जोरदार था। वी कुड सी टी प्लांटेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द नैरो रोड एंड सम पीपल वर बिजी प्लकिंग टी लीव्स। तो दार्जिलिंग है, चाय बहुत चलती है भाई, वहां पे चाय उगती है वहां पे। तो टी प्लांटेशन उन्होंने देखे, दोनों साइड नैरो रोड, पतला रोड था, ठीक है, तो उसके दोनों साइड टी प्लांटेशन थे, और कई सारे लोग चाय पत्ती उखाड़ रहे थे, प्लग कर रहे थे, वहां से धीरे धीरे प्लग कर रहे थे। My cousins and I asked the driver to stop the car at several places and we clicked photographs amidst the green forest. मेरे कजिन और मैंने ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोला कई सारी जगहों पे, और हमने फोटोग्राफ्स क्लिक करे। When we reached Darjeeling, it was past noon. जब हम दार्जिलिंग पहुंचे तो नून हो चुका था, नून खत्म होने वाला था, शाम होने वाली थी। हम लोग भूखे थे and as soon as we reached our hotel, we ordered lunch. I reached my room and since the journey was little tiring, I fell asleep. तो हम भूखे थे हैं, होटल पहुंचे और सीधा ही लंच ऑर्डर किया हमने। हम रूम में पहुंचे और जर्नी बहुत टायरिंग थी तो मैं सो गया। आई वोक अप विद अ जर्क एंड आई हैड बैडली ओपन माय आईज व्हेन रीना वन ऑफ माय कजिन्स पुल्ड मी टू द विंडो। मैं जगा तो मतलब मैं आई वोक अप विद अ जर्क, तुरंत ही मैं उठा और मैंने आंखें खोली थी जब मेरी कजिन रीना, ठीक है, वो मुझे विंडो की तरफ खींच के लेके गई। When I saw that evening was always be etched in my memory. What I saw that evening will always be etched in my memory, मतलब मेरे मेमोरी के अंदर कई बार
ये जो इवनिंग्स हैं वो याद आने वाली हैं। ये जो पल था, ठीक है, जो मैंने वो शाम को देखा था, वो पल बहुत ही बढ़िया था और मेरी मेमोरी में रह जाएगा। इट वॉज अ साइट ऑफ अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन स्पार्कलिंग इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन। सनसेट हो रहा था, ठीक है, और बड़ा सा पहाड़ जो बर्फ से गिरा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा एकदम ह्यूज चमक रहा था सनसेट से। I gazed at the Kanchenjunga and its beauty, something that can never be expressed in words. मैंने कंचनजंगा के सामने देखा। कंचनजंगा is one of the highest peaks of Himalayas, ठीक है, तो उसकी ब्यूटी के सामने देखा और ये मैं आपको वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। It looked just like a mountain with a huge diamond crown that glittered and made a heavenly spectacle. तो एक बहुत ही बड़ा माउंटेन था, ठीक है, और उसके सिर के ऊपर एक डायमंड का बड़ा सा मुकुट हो ऐसा दिख रहा था, वो चमक रहा था, एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। As we attempted to capture the view in our cameras, the sun went down and the sparkle on the Kanchenjunga diminished. Slowly and steadily night crept in and covered everything with a dark blanket. तो हम कैमराज में ये कैप्चर करने के लिए हम जब गए तो धीरे धीरे सन नीचे जा रहा था और जो स्पार्कल है कंचनजंगा के ऊपर वो कम हो रहा था। धीरे धीरे रात पड़ गई और सब डार्क हो गया। My mother called us for dinner, and after a sumptuous meal, I retired to my room. Whenever I look at the photographs of Kanchenjunga again and close my eyes, I relive that unforgettable moment when I had witnessed a heavenly spectacle. तो हमारी मम्मी ने हमें बुलाया डिनर के लिए और हमने बहुत पेट भर के खाना खाया। तब मैं रूम में रिटायर हुआ, रिटायर मतलब सोने गया। तो मैं जब कंचनजंगा के फोटोग्राफ्स को देखता हूँ और फिर मेरी आंखें बंद करता हूँ, तो वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट मैं वापस रिलीव करता हूँ। रिलीव मतलब मैं वापस से जीता हूँ वो मोमेंट जो मैंने देखा था, एक स्वर्ग जैसा दिख रहा था। भाई ये जो ऐसे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक ऐसे इम्पोर्टेंट है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ऐसे ऐसे जो हैं वो राइटर के ओपिनियंस और आइडियाज को कन्विंस करने के लिए बनाए हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये नहीं है, ये ओमिट है। इमेजिनेटिव अभी ओमिट है, इमेजिनेटिव आपके लिए ओमिट है और डिस्क्रिप्टिव भी ओमिट है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, पेरेंट्स शुड चूज द करियर पाथ ऑफ द चिल्ड्रन। पेरेंट्स करियर पाथ चूज करने चाहिए चिल्ड्रन के। जब हम छोटे थे तो बैरली हम बात करते थे या सोच सकते थे। हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे। हम बहुत छोटे थे डिसीजंस लेने के लिए। हावेवर ये सही नहीं है कि पेरेंट्स अभी भी डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे करियर के लिए हो। एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट जो होता है वो अपना माइंड मेक बनाता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि उसको कौन सा करियर परस्यू करना है, कौन सा सब्जेक्ट उसको पसंद है और कौन सा करियर लेना है आगे। इसका मतलब कि अगर किसी पर्सन का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ही विल ऑब्वियसली विल नॉट कैन नॉट सी स्टडिंग द सब्जेक्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहेगा। इसका मतलब स्टूडेंट खुद ही बेस्ट पर्सन है अपना करियर डिसाइड करने वाला। मोर ओवर ये एज के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन की पीस अवेलेबल होती है माउस में। माउस में मतलब इंटरनेट से। तो एक टीनेजर जो होता है उसको सारे रिसोर्सेज जो चाहिए वो उसको मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही कैन टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग हिज फ्यूचर। तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। पेरेंट्स जो है वो अपने करियर चॉइसेस मतलब उनको जो ठीक लगे उनके बच्चे के लिए करियर चॉइसेस वो ऑफन ऐसा माने जाते हैं कि दोष दिया जाता है पेरेंट्स को कि वो बच्चों को कौन से करियर लेने हैं वो बताते हैं। उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है जाने बिना। मोर ओवर जनरेशन गैप को भी हम भूल नहीं सकते। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, तो इस वजह से सम पेरेंट्स अभी भी ऐसे प्रोफेशंस को मानते हैं जैसे शेफ है, फैशन डिजाइनर है, फुटवेयर डिजाइनर है, ठीक है, वो उनको पसंद नहीं आता है। वो ऐसे करियर चॉइसेस को बकवास बोलते हैं, ठीक है, उनके बच्चों को, और फोर्स करते हैं कि वो ऐसा एक रास्ता ले जो अपने चिल्ड्रन के लिए अच्छा हो। हावेवर पेरेंट्स इंटरफियर नहीं करनी चाहिए चिल्ड्रन के फ्यूचर में। थोड़ा भी थोड़ा भी इंटरफियर नहीं करनी चाहिए ऐसा भी बोलना गलत होगा, ठीक है।
हम ये सच नहीं भूल सकते हैं कि पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस जो अपने बच्चे के पास नहीं है, और अपने एक्सपीरियंस से वो बताना चाहते हैं। पेरेंट्स ऐसा नहीं बता सकते कि भाई शेफ की ज़िंदगी इतनी गंदी होती है या ऐसा गंदा होता है। हर एक करियर में, हर एक चीज़ में, हर एक प्रोफ़ेशन में स्ट्रगल तो होता ही है और लाइफ़ में ऐसे स्ट्रगल्स आने ही वाले हैं, ठीक है? ये हेल्प करेगा चिल्ड्रन को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अच्छा होना, मतलब एक सब्जेक्ट में अच्छा होना और एक करियर में अच्छा होना, ये डिफरेंस उनको बताएगा। इन अ नटशेल मतलब कंक्लूजन में वी कैन कंक्लूड दैट पेरेंट्स शुड नॉट टेक डिसीजंस अबाउट द करियर चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन अलोन, बट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड सिट एंड डिस्कस वेरियस ऑप्शंस सिंस द इश्यू इज ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस एंड इन्वॉल्व द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। तो हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो बात कर रहे हैं मतलब पेरेंट्स जो हैं और चिल्ड्रन जो है वो दोनों एक साथ बैठे होने चाहिए और सारे ऑप्शंस को उन्होंने कैलकुलेट किया होना चाहिए, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट का है और उनके फ्यूचर के लिए जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 30 में पेज नंबर 185 पे स्टूडेंट लाइफ, ये जो ऐसे हैं वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 186 पे एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पेज नंबर 187 पे पेरेंट्स शुड चूज द करियर पाथ ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 185, 186 और 187 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। ये पीडीएफ जो है वो आपके ये चैप्टर के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा जिससे आप ये एसेज रीड कर सके। और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मुझे पीडीएफ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी ही होगी 100%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की ऐसे राइटिंग की और हमने बात की जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं उसकी। और एक बात, फेयर बुक्स और पेपर्स जिस जिस स्टूडेंट ने सबमिट नहीं करवाए हैं हैं उसकी ड्यू डेट आ गई है, ये याद रखिएगा। ड्यू डेट आ गई है, अगर वो ड्यू डेट के बाद आप सबमिट नहीं करवा रहे हैं तो वो नहीं लिए जाएंगे, जीरो रख दिया जाएगा। ओके, सो सारे पेपर्स जितने एग्जाम्स लिए हैं, जितने टेस्ट दिए हैं आपने, जितने यूनिट टेस्ट, जितने वीकली टेस्ट जितने भी दिए हैं, वो सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर सबमिट करवाइए और फेयर बुक्स चेक करवाइए, ठीक है। फेयर बुक्स चेक करवाइए, समझ में आया। फेयर बुक्स चेक करवाना भी जरूरी है, नहीं तो 5 में से 0 हो जाएंगे, इंटरनल नहीं मिलेंगे, समझ लीजिएगा। इंटरनल नहीं मिलेंगे का मतलब क्या है बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीट कीजिए, आप पढ़ाई आप पढ़िए, ठीक है, आप डिसिप्लिन में रहिए, आप अपना काम बिल्कुल प्रॉपरली करिए, अपना काम बढ़िया करिए, ठीक है। अपना काम बढ़िया करिए, मुझे बस वही चाहिए। आप अपना काम बढ़िया करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ परफेक्ट हो जाएगा। आप रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे माइंड से, क्या करना है आगे, क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसे हमारा खत्म होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, आप आ जाना भाई ये फेयर बुक चेक करवाने के लिए, और जिसका भी बाकी है उसकी फेयर बुक चेक करवाने के लिए, और पेपर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे।